हेलो एवरीवन, हम चैप्टर नंबर 12 देख रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो प्लांट में रेस्पिरेशन हम देखने को मिला है। हम भी जो ह्यूमन बीइंग है वो भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है रेस्पिरेशन करते हैं, बट हम प्लांट में रेस्पिरेशन देखेंगे। ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, बट वाई ब्रीदिंग इज सो इसेंशियल टू लाइफ। हमारी लाइफ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्यों रेस्पिरेशन इम्पोर्टेंट पार्ट है? बिकॉज by this respiration we get energy. Okay, this energy used in our daily activities. What happen when we breathe? Because of this respiration we get energy and to do our daily activities. Also, do all living organism include plant, microbes breathe? If show how, तो कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। All living organisms need energy for carrying out daily life activities, be it observation, transport, movement, reproduction, even breathing. ब्रीदिंग तो ये सब चीज़ों के लिए, जितनी भी एक्टिविटी है सबके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी इनपुट चाहिए। ठीक है, ये जो एनर्जी है वो हमें आफ्टर द रेस्पिरेशन ही मिलता है। तो रेस्पिरेशंस का से हमें जो एनर्जी मिलने वाली है उसकी हमारी एक्टिविटी क्या क्या हो सकती है? जैसे ऑब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट बॉडी का, रिप्रोडक्शन में, इवन ब्रीदिंग, जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? उसके लिए भी हमें एनर्जी मतलब नेसेसरी है। वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी। हम लोग फूड क्यों ईट करते हैं? बिकॉज फॉर एनर्जी के लिए। बट हाउ दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? तो फूड से ये जो एनर्जी है कैसे ऑब्जॉर्ब्स होते हैं हमारी बॉडी में, कैसे यूज़ होते हैं? तो ये कैसे होंगे? ये जो फूड्स हमने खाया वो उसका डाइजेशन के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज का फिर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होके हम वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. Where do plant their energy from? And microorganism for their energy required to eat food. तो कैसे प्लांट को एनर्जी मिलती है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या है वो भी उन्हें भी एनर्जी के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब के आंसर हम देखेंगे आगे चल के। यू मे वंडर सेवरल क्वेश्चन रेज्ड अबाउट दे मे सीन टू बी वेरी डिस्कनेक्टेड, बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड्स। तो इसमें बोला कि फूड से ही क्या होगा? एनर्जी रिलीज होती है बाय द ब्रीदिंग प्रोसेस। ओके, all energy required life process obtained by the oxidation of some micromolecules that we call food. तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी जो लाइफ है वो लाइफ कैसे प्रोसेस हो रही है, कैसे वर्क कर रही है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और दिस एनर्जी इज वी गेट फ्रॉम द फूड आफ्टर द डाइजेशन। तो फूड होगा, उसका डाइजेशन के बाद वी गेट goes to oxidation and after that we get energy. Okay, only green plant and cyanobacteria can prepare their food by the process of photosynthesis. They tap energy and convert it into the chemical energy that is stored in the bond of कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या साइनोबैक्टीरिया दैट इज बीजीए, तो दे आर प्रिपेयरिंग ओन फूड्स। ओके, ये आइडोट्रॉपिक्स हैं। वी आर डिपेंडेड ऑन दीज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म है, या कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक पे हम हिट्रोट्रॉपिक डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड्स। बिकॉज आफ्टर द फोटोसिंथेसिस दीज ऑटोट्रॉप प्रिपेयर फूड फॉर ओन एंड अदर हिट्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, हिट्रोट्रॉप के लिए। तो ये जो ये क्या करते हैं? जो सनलाइट है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। ओके, वी मस्ट रिमेंबर दैट ग्रीन प्लांट टू नॉट ऑल सेल टिश्यू ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज।
तो हम एक चीज़ इसमें बोला है कि जो ग्रीन प्लांट है सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके सभी सेल, सभी टिश्यू, सभी ऑर्गन फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ओके, जो ग्रीन पार्ट होगा फोटोसिंथेसिस वहीं पर होगी, जो कि मैक्सिमम हमें वो लीव्स में देखने को मिलती है। अगर यंग प्लांट है तो स्टेम भी उसका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ओनली सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट दे आर मोस्ट ऑफ्टन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल एयर कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे देखने को मिलता है, लीफ में। लीफ में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ पे क्लोरोफिल होते हैं और फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलता है। हेंस इवन ग्रीन प्लांट ऑल अदर ऑर्गन टिश्यू सेल दैट आर नॉट ग्रीन नीड फॉर फूड फॉर ऑक्सीडेशन। तो जो नॉन ग्रीन प्लांट है प्लांट के, तो उनको भी फूड वो खुद सिंथेसाइज नहीं करें, खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करें प्लांट के जो ग्रीन पार्ट नहीं है, तो उनको भी फूड की या एनर्जी की ज़रूरत है। इसके लिए वो कहाँ से उनकी नीड कंप्लीट होगी, बाय दी जहाँ पे उनके बाकी पार्ट से जो फूड फॉर्म हुआ था वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होगा, जो जहाँ पे फूड सिंथेसाइज नहीं किया गया, और फिर ये अपना वो जहाँ पे फूड बना था लीफ से, तो जहाँ पे नहीं बना था वहाँ की डिमांड को कंप्लीट किया जाएगा बाय दी ट्रांसपोर्ट। हेंस फूड हैज़ टू बी ट्रांसलोकेट टू ऑल नॉन ग्रीन प्लांट। तो फूड सब पूरे प्लांट में हर जगह फूड सिंथेसाइज नहीं होता, सिर्फ ग्रीन पार्ट से ही फूड सिंथेसाइज होता है। तो जहाँ फूड सिंथेसाइज हुआ, जहाँ पे बना, वहाँ से क्या होगा, ट्रांसलोकेट होगा। जहाँ पे फूड नहीं बना वहाँ की भी कमी पूरी करेंगे। ओके, और जितने भी एनिमल है वो हेटेरोटॉपिक है, हम भी क्या है, हेटेरोटॉपिक है। तो हम डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है, प्लांट पे, अपनी फूड पे डायरेक्टली हम डिपेंड है प्लांट पे। तो जो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर फूड, उनको हर्बीवोर कहते हैं। कार्निवोर किसे कहते हैं, जो इनडायरेक्टली डेवलप्ड इंडिपेंडेंट है। जैसे ह्यूमन तो कार्निवोर्स भी आता है, बट वी कैन से जैसे टाइगर हुआ, टाइगर क्या घास खाता है क्या, ये हर्बीवोर नहीं है, लेकिन ये घास खाने वाले एनिमल्स को ये खा सकता है। जैसे वो बकरी खा सकता है, हिरन खा सकता है। तो ये सब क्या खाते हैं, जो हिरन है या गोट है, ये क्या खाते हैं, ये ग्रीन ग्रास खाते हैं। तो इनडायरेक्टली कार्निवोर किस पे डिपेंडेंट है प्लांट पे। सैप्रोफिटिक लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। और जो सैप्रोफिटिक फंजाई होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं। आफ्टर डेड बॉडी दे डिकेइंग द बॉडी एंड दे ऑब्जर्व देयर न्यूट्रिशन, तो उसे कहते हैं सैप्रोफिटिक। What is the most important recognize is that ultimately art food that is required for life process come from photosynthesis। तो हम अल्टीमेटली क्या देखें, जितना भी फूड है, कोई भी फूड हो, कोई भी सोर्स हो, दैट्स नॉट मैटर, बट सबका एक पॉइंट ये है कि सब रेस्पिरेशन करते हैं। हमारा फूड सोर्स कुछ भी हो, कहीं से भी हो, अगर उसके बाद जो भी फूड लिया हमने, उसके बाद उसमें रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट वी गेट एनर्जी। ओके, तो सोर्स चाहे जो भी हो, उसमें क्या, हर सेल में क्या देखने को, सेलुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हुआ, जो फूड हमने लिया है उसका ब्रेक डाउन होगा और सेल के अंदर एंड रिलीज होगी एनर्जी। दिस एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, तो सेलुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा आफ्टर फूड इनटेक। ठीक है, जैसे फूड का इंटेक करेंगे उसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और ये किस लेवल पे होगा, सेल लेवल पे होगा। तो इसके लिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन किया, और ये हर सेल में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस आपको क्लोरोप्लास्ट में ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहीं पे क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट है। वेयर द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, आल्सो ओनली इन यूकैरियोट। तो दिस लाइन सेड
कि हमेशा जो फोटोसिंथेसिस वहीं होगी जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ओके। बट जो एनर्जी रिलीज है आफ्टर दी ब्रेक डाउन ऑफ फूड, तो एनर्जी रिलीज होगी साइटोप्लाज्म में, सेल की साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने देखा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है यूकैरियोटिक्स में। Breakdown of carbon-carbon bond of complex compound through the oxidation within the cell leading to release of considerable amount of energy called respiration। तो respiration में क्या होता है, जो ग्लूकोज का कार्बन कार्बन बॉन्ड है या जो भी हमने फूड इंटेक किया है तो उसमें क्या होगा, इस जो कार्बन कार्बन है उसका ब्रेकडाउन होगा एंड ब्रेकडाउन होकर उसका ऑक्सीडेशन होगा और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, okay, and water। so this is called respiration is means breakdown of carbon carbon bond of complex compound within the cell and release of energy। and तो respiration हम क्यों कर रहे हैं, जिससे we get energy, okay। इसके लिए respiration नेसेसरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस नोन एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट उन्हें कहते हैं जो फूड का इंटेक कर रहे हैं या जो फूड का हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जिससे हम एनर्जी हमें मिलने वाली अल्टीमेटली। तो जैसे प्रोटीन हुआ, लिपिड्स हुए, अगर हम ज़्यादा ऑयली चीज़ खा रहे हैं तो वो होगा, तो ऑयल्स होगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। प्रोटीन ज़्यादा प्रोटीन खाए तो वो प्रोटीन होगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो विच आर टेकन इनसाइड एज अ फूड दैट इज कॉल्ड respiratory substrate because these substrate get into the respiration process and we after that release energy। But protein, fat, even organic acid can be used as a respiratory substrate in some plants under the certain condition। तो जो इनमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है प्लांट में, वो क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं और कुछ ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं। During oxidation within the cell, all energy contained in respiratory substrate is not released free into the cells or a single steps। तो जो सेल में ऑक्सीडेशन होता है दैट इज ऑक्सीडेशन होगा और जिससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। मतलब हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन करें। सेल में जो रेस्पिरेशन हो रहा है जिससे वी गेट एनर्जी, तो ये एक सेल में ही ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये डायरेक्ट क्या होता है, सेल में रिलीज नहीं होते और ये सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं, ये कई स्टेप का प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन है, ठीक है। ऐसा क्यों है ये हम आगे चल के देखेंगे कि जो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है सिर्फ डायरेक्ट एनर्जी को रिलीज़ नहीं करते एक सेल में, ये स्टेप बाय स्टेप क्या होंगे, एनर्जी रिलीज होते हैं। इट इज़ रिलीज इन सीरीज ऑफ स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल बाय द एंजाइम, क्योंकि ये एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन है, ठीक है। एंजाइम की वी आर गेट ए लॉट्स ऑफ एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन। तो ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है, नॉट इन डायरेक्ट इन सेल्स और सिंगल सेल्स और सिंगल स्टेप। तो ये ना तो सिंगल स्टेप है ना तो एक सेल में ये चीज़ें कंप्लीट होंगी, ये स्टेप वाइज ये एनर्जी रिलीज होंगी। तो जो एनर्जी होगी ट्रैप होगी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। इट इज़ इम्पोर्टेंट to understand that energy released by the oxidation in respiration is not used directly but used to synthesize ATP। तो जो और रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, वो किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ATP विच इज़ ब्रोकन डाउन वेन एवर एनर्जी नीडेड टू बी यूटिलाइज। जब भी एनर्जी हमें चाहिए तो क्या होगा, एटीपी को हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और उसका यूज कर लेंगे। तो जो स्टोर होगी एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी ट्रैप्ड इन द एटीपी यूटिलाइज इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एनर्जी ट्रैप होता है एटीपी के फॉर्म में
वेरियस एक्टिविटी के लिए जो ऑर्गेनिज्म में ज़रूरत पड़ती है तो एटीपी की यूटिलाइजेशन होता है। और जो ये रेस्पिरेशन के थ्रू जो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस हुए, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म्ड हुए, जो फॉर्म आफ्टर द रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म्ड हुए दे यूज एज अ बायोसिंथेसिस। जो अभी हम कैल्विन सर्कल फोटोसिंथेसिस में पढ़ के आए, तो बायोसिंथेसिस क्या होगा, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेंगे, अल्टीमेटली फिर सेल में हम क्या बना लेंगे, ग्लूकोज वगैरह बना लेंगे। डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट भी ब्रीदिंग करते हैं? यस ऑफ कोर्स प्लांट भी ब्रीदिंग करते हैं। वेल आंसर दिस क्वेश्चन नॉट क्वाइट टू सो डायरेक्ट। यस प्लांट रिक्वायर O2 फॉर रेस्पिरेशन टू ऑकर एंड दे आल्सो गिव आउट। तो यस प्लांट भी क्या रेस्पिरेशन करते हैं, O2 को इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं फ्रॉम दी body. Hence plant have a system in place that ensure the availability of O2. तो जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होती है, O2 की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, उनमें ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ पे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इनके पास दीज प्लांट्स हैव ऑलरेडी O2 present. Okay, plant unlike animal have no special organ for gaseous exchange, but they have stomata and lentils for this purpose. तो प्लांट में ना एनिमल के, हमारे एनिमल में जो है हमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर या ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जैसे ह्यूमन में क्या लंग्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन, बट इन प्लांट दीज ऑर्गन्स आर, दिस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इज नॉट प्रेजेंट। ओके, बट दे हैव स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स। तो स्टोमाटा के लेंटिसेल क्या है, स्मॉल ओपनिंग है थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज इज ऑकर। तो OC is go inside and O2 go inside and carbon dioxide goes outside by this opening. Okay, during the respiration there are several reasons why plant can get along without रेस्पिरेशन ऑर्गन। तो ऐसा बहुत से रीज़न है कि प्लांट जो है उनके रेस्पिरेशन के लिए इनके पास क्यों ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, बिकॉज देयर हैव सम रीजन्स। तो पहला रीजन्स क्या है कि जिनके पास दे हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज ईच प्लांट टेक पार्ट ऑफ इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज नीड। ठीक है, प्लांट का एवरी पार्ट के पास होती है एबिलिटी की वो एक्सचेंज करे अपने गैसियस एक्सचेंज कर लें। ठीक है, अपने सेल के या पार्ट के। हमारे में क्या है, हम लोग एनिमल जो हैं या ह्यूमन बीइंग जो हैं, हमारी पूरी बॉडी के लिए लंग्स ही एक ऐसा है जो रेस्पिरेशन में वर्क कर रहा है। ठीक है, बाकी कोई ऑर्गन नहीं है। लेकिन प्लांट में क्या है, हर पार्ट जो है वो गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, इसके लिए इनको कोई स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। और ये जो गैसेस एक्सचेंज होगा कैसे होगा, अभी हमने देखा लेंटिसेल क्या स्टोमाटा के थ्रू हो जाएगा। देयर आर वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू द अनदर पार्ट। तो इनमें स्मॉल ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे में क्या नेज़ल के थ्रू लिए और लंग्स में गया, ट्रकिया वगैरह के थ्रू आया, फिर अल्वलाई पे गया, गैसेस एक्सचेंज हुआ, फिर पूरी बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाएगा ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू। ओके, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट में सिर्फ क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, जो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो क्या होता है, वो सिर्फ स्मॉल पार्ट तक ही होता है। मतलब इतना बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल पार्ट पे वो डिफ्यूजन के थ्रू ही हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं है। सेकंड रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से प्लांट के पास और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, कि डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैसेस एक्सचेंज। इनको बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है गैसेस एक्सचेंज की, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी ऑक्सीजन। ओके, फोटोसिंथेसिस तो कर ही रहे हैं वो। तो रूट स्टेम एंड लीव्स रिस्पायर एट अ रेट फॉर लोअर देन एनिमल। तो जो रूट स्टेम लीव्स हैं इनमें रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, बट वेरी लो रेट देन दी एनिमल ज़्यादा रेट पे रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि उनका एक ही फंक्शन है, लंग्स होता है, एक ही ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन करता है। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा पूरे गैसियस सेक्शन का। बट प्लांट में हर पार्ट जो है रेस्पिरेशन कर सकता है, हर पार्ट में गैसेस एक्सचेंज हो सकता है।
तो इनका रेट बहुत स्लो है, इनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दे हैव ऑक्सीजन. Only during photosynthesis large volume of gases exchange and each leaf is well adapted to take care of its own need during the periods. तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट में बहुत ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलता है. ओके, आफ्टर दैट they don't have so much demand for these gaseous exchange, क्योंकि जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस के ही टाइम पे अपना जो नीड है वो कंप्लीट कर लेती हैं. ठीक है, गैसियस एक्सचेंज का. व्हेन सेल photosynthesize availability of O2 is not problem in these cells only since O2 is released within the cells. तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो सेल्स हैं उनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है आफ्टर दी फोटोसिंथेसिस. ठीक है, और थर्ड रीज़न क्या है इसमें बताया. थर्ड रीज़न इज डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट. तो इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू ही हो जाता है. ठीक है, चाहे प्लांट लार्ज हो या स्मॉल साइज का, उनमें क्या होगा, जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ईच लिविंग सेल्स इन प्लांट लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लांट. और जो इतने भी लिविंग सेल्स होती है प्लांट में, वो कहाँ पे वो प्रेजेंट होगी सरफेस पे. ठीक है, हाँ, वो सरफेस पे ही प्लांट के सरफेस वाले टिश्यू पे ही प्रेजेंट होंगी वो सेल्स जो क्या करेंगी, लिविंग होंगी. दिस इज ट्रू फॉर लीव्स. यू मे आस्क बट व्हाट अबाउट थिक वुडी स्टेम्स एंड रूट. तो ये तो ठीक है, अगर कोई प्लांट छोटा है उसके लिए तो ठीक है, उनमें स्मॉल है तो ठीक है, उसमें डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा है और जो भी लिविंग सेल्स हैं वो कहाँ पे, सरफेस पे प्रेजेंट है प्लांट के. बट अगर वो बहुत ज़्यादा वुडी है, बहुत ज़्यादा थिक है प्लांट और रूट, तो क्या कैसे इसमें गैसेस एक्सचेंज होगा. तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, in the stem living cells are organized in thin layered inside the and beneath the bark. विदिन द स्टेम जो सेल है किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर. ठीक है, और वो जो लेयर होती है वो प्रेजेंट होती हैं बीनीथ द बार्क. बार्क के जो ब्राउन कलर के जो दिखते हैं ना स्टेम पर, उसको हम बार्क बोलते हैं. तो उसके जस्ट बीनीथ होते हैं सेल्स, लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम में. ठीक है, दे आल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल. तो वहाँ पे लेंटिसेल की ओपनिंग देखने को मिलती है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है. द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट. तो जो सेल्स बीनीथ एकदम अंदर प्रेजेंट हैं या डेड हैं, तो कैसे होंगे, वो क्या करेंगे, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. दस मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव एटलीस्ट पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद देयर. तो जो प्लांट होते हैं उसमें उनके जो मोस्ट सेल्स होते हैं वो किस कॉन्टैक्ट में होती हैं, एयर के कॉन्टैक्ट में होती हैं, जिससे गैसियस एक्सचेंज डायरेक्ट हो जाए इन्वायरमेंट में. ठीक है, दिस is also facilitated by the loose packing of parenchyma cells in leaves, stems and root which provide interconnected network of air spaces. तो जो रूट स्टेम लीव्स हैं इनमें लूज पैकिंग देखने को मिलती है. लूज पैकिंग होती है पेरेन्काइमा सेल की, जिसकी वजह से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, इन पेरेन्काइमा सेल्स में एयर स्पेस या इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली. तो हम एक फाइनल बता देती हूँ कि क्यों ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से प्लांट में स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं थे, एब्सेंट थे उनमें स्पेशल. पहला कि उनमें क्या होता,
पहला कि उनमें जितने भी हर पार्ट जो है वो क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है। उनका कोई लॉन्ग ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हर पार्ट जो है वो रेस्पिरेशन कर लेता है। सेकेंड पॉइंट ये है था कि उनमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल रहता है, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती, इसलिए रेस्पिरेशन का जो रेट है वो कम रहता है। थर्ड पॉइंट ये है कि उसमें जो होता है गैसियस एक्सचेंज वो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तो ट्रांसपोर्ट कराना नहीं है, ऐसे स्मॉल रीजन में ही गैसियस एक्सचेंज कराना है, तो इसके लिए वहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि इसमें जो रूट स्टेम लीव्स हैं यहाँ पे क्या होती है, लूज पैकिंग होती है, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं सारे सेल्स, और वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। इसके लिए प्लांट में इन 4 पॉइंट की वजह से प्लांट में स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज which provides CO2 and water as a end product yield energy, most of which given out as a heat। तो ग्लूकोज का जब हम कंबशन करेंगे, कंबशन ही एक हिसाब से बोल सकते हैं ये, ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, एनर्जी मिलेगी जो ट्रैप होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। ये रिएक्शन याद कर लेना, ये पूरा एकदम फोटोसिंथेसिस का एकदम अपोजिट है। इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल्स, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल दैट द सेल्स रिक्वायर्स। तो ये जो एनर्जी बनी क्या होगी, वो सेल यूज करके क्या करेंगी, वो दूसरे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगी जो सेल के लिए रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एनर्जी का यूज एक्टिविटी में हो रहा है, ठीक है। दिस स्ट्रेटजी दैट प्लांट सेल्स यूजेस इज टू कैटाबलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज अ हीट। तो इनमें ना एक स्ट्रेटजी रहती है, ठीक है। एक साथ ही पूरे, अभी हम पीछे देख के आए, एक साथ ही पूरे सेल में वो अपनी एनर्जी नहीं छोड़ता, वो स्टेप वाइज होता है। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे देखा है, यहाँ पे लिखा है जैसे ही ग्लूकोज को हम कैटाबलाइज ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी एज अ हीट। द की इज ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट ओनली अ सिंगल स्टेप बट इन सेवरल स्टेप्स इनेबल टू सम स्टेप जस्ट बीइंग larger such as energy release can be coupled to ATP synthesis। इसमें बहुत जो एनर्जी मिलने वाली है आफ्टर रेस्पिरेशन, ये सिंगल स्टेप में नहीं, कई स्टेप्स में मिलती हैं। तो इसमें रेस्पिरेशन कई स्टेप में होता है, स्मॉल स्टेप में हो सकता है या लार्ज स्टेप भी लग सकता है, जिससे ATP का फॉर्मेशन होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एनर्जी इज रिलीज एज अ प्रोडक्ट। तो क्या प्रोडक्ट होता है ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ओके, ये प्रोडक्ट है। और रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट ग्लूकोज होगा एंड ऑक्सीजन। द कंबशन, इसमें कंबशन देखना क्योंकि कार्बन का कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो कंबशन एक्शन रिएक्शन रिक्वायर ऑक्सीजन, तो कंबशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सम सेल्स लीव्स वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। कुछ ऐसे भी सेल्स लिविंग सेल्स हैं जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी होते। कैन यू थिंक सच सिचुएशन वेयर द ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल? There are sufficient reason to believe that first cells on this planet lived in the atmosphere that lacked oxygen। तो जो पहली बार, जो अभी हम इवोल्यूशन की पार्ट में चले गए, तो ये एक हम समझ सकते हैं कि जो पहली बार इस प्लेनेट पे कोई सेल आया होगा, जो पहली बार कोई ऑर्गेनिज्म आई हो, कैसी होगी, एनारोबिक होगी, ठीक है। वो उनको ऑक्सीजन लैक होगा, लैक देयर बॉडी में उनके ऑक्सीजन का लैक रहा होगा, तो उसे एनारोबिक बैक्टीरिया या एनारोबिक जो भी रहे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे। इवन अमॉन्ग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नो सेवरल दैट अडेप्टेड टू एनारोबिक कंडीशन। तो बहुत से अभी भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या जो एनारोबिक कंडीशन में भी, उन्हें क्या बोलते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म
माने गए हैं। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टी एनारोब वाइल इन अदर रिक्वायरमेंट फॉर एनारोबिक कंडीशन ऑब्लिगेट्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो ऑब्लिगेट एनारोबिक है। मतलब ऑब्लिगेट में एनारोबिक एंड फैकल्टी में थोड़ा सा डिफरेंस डाल लो। ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है, मतलब उन्हें एनारोबिक कंडीशन ही चाहिए फॉर लाइफ, उनकी लाइफ के लिए उन्हें एनारोबिक कंडीशन चाहिए। बट फैकल्टेटिव में क्या है, उनकी कंडीशन के हिसाब से अगर वो उनको नहीं मिला तो भी वो सर्वाइव कर जाएंगे, एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएंगे, अगर ऑक्सीजन मिला तो भी वो सर्वाइव करेंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट इन्हें 100% क्या एनारोबिक कंडीशन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ओके, इन दिस केस ऑल ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पायरुविक एसिड में। तो ये क्या है, एनारोबिक कंडीशन है। ठीक है, ये एनारोबिक कंडीशन में होता है, इसमें ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ग्लूकोज जो है किस में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में, इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, वो भी एनारोबिक कंडीशन में। ठीक है, तो ये चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक कंडीशन, दोनों में भी पहला ये स्टेप देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक, तो दोनों में भी ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है हम अच्छे से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें 10 स्टेप मिलते हैं, इस पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस फॉर शुगर एंड लिसिस फॉर स्प्लिटिंग। तो जो ग्लाइकोलिसिस वर्ड कहाँ से मिला है, ग्रीक वर्ड से मिला है। ग्लाइकोस का मतलब शुगर होता है, लिसिस का मतलब स्प्लिटिंग, ये हमें पता है। स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज वाज गिवन बाय गस्टव एम्डेन, ऑटो मेयरहॉफ, जे पर्नस, ऑफ्टन रेफर्ड एज अ ईएमपी पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे बोलते हैं क्योंकि इसके जो साइंटिस्ट के नेम पे ही सब ईएमपी, एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पर्नस, इनके नाम याद रखना। ठीक है, इन तीनों साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलिसिस को स्कीम को डिफाइन किया था। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। तो जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें एनारोबिक कंडीशन चाहिए, तो वो रेस्पिरेशन कैसे, जो एनारोबिक कंडीशन वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो रेस्पिरेशन में उनमें सिर्फ यही एक प्रोसेस होने वाला है, दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, सिर्फ यही प्रोसेस देखने को मिलेगा रेस्पिरेशन में। ग्लाइकोलिसिस ऑकर इन, ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, ये याद रखना है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलता है। प्रेजेंट एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, सब में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट होगा, और ये साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है ग्लाइकोलिसिस। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का जो होगा ऑक्सीडेशन होगा और वो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, 2 मोल। इन प्लांट दिस ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम, तो प्लांट में ग्लूकोज तो होता नहीं, वो तो क्या उनके पास क्या सेल्यूलोज या सुक्रोज प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होगा, सुक्रोज होगा, उससे क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज जाएगा विच इज़ द इन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम स्टोरेज। तो जो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन उसका जो स्टोरेज है वो किस फॉर्म में रहता है, सुक्रोज के फॉर्म में। तो क्या होता है, ये सुक्रोज का यूज करते हैं रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में सुक्रोज क्या होगा, वो होगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, सुक्रोज दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो सुक्रोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द इन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, अच्छा, इन्वर्टेज एंजाइम दिस 2 मोनोसेक्राइड रेली इंटर टू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो चाहे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ही क्या होने वाले हैं, इनका ही ग्लाइकोलिसिस में ये जाने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट सुक्रोज नहीं जाने वाला है। ठीक है, सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड्स है ना।
तो जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में है ये जाने वाला है। तो हम इस लाइन को पढ़ने से पहले हम जो पाथवे है उसको देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखना। तो जो ग्लूकोज, सुक्रोज से जो ग्लूकोज बना इन्वर्टेज एंजाइम के बाद ये ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा, ये ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज जाएगा फॉस्फोराइलेशन में, तो इसका क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इससे एक एटीपी का यूज हुआ है। देखो यूज कहाँ हुआ है, कहाँ एटीपी बना है, याद रखना। एक ट्रिक है बहुत, जहाँ जहाँ फॉस्फोराइलेशन होगा, जहाँ जहाँ फॉस्फेट जुटेगा, वहाँ वहाँ एटीपी का यूज होगा, वहाँ वहाँ एटीपी का यूज होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज से एक फॉस्फेट का एडिशन हुआ, तो इसमें एक एटीपी यूज हुई, ओके। फिर ग्लूकोज 6 को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुए बाय द आइसोमरेज, ठीक है। तो फिर फ्रक्टोज 6 में फिर एक फॉस्फेट का एडिशन हुआ, इसको बोले फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। तो इसमें क्या हुआ, 2 फॉस्फेट आ गए, अब 2 फॉस्फेट। तो इसमें भी क्या हुआ, फिर से एक एटीपी का यूज हुआ। अभी एक फॉस्फेट था, अब 2 फॉस्फेट हो गया, एक फॉस्फेट का एडिशन हुआ, तो क्या हुआ, फिर से एक एटीपी का यूज हुआ। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में फिर से एक एटीपी का यूज हुआ। फिर फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू द ट्रायोज फॉस्फेट। जो ट्रायो फॉस्फेट होंगे वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और वो इंटर कन्वर्टेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, DHAP। तो ये इंटर कन्वर्टेबल है, ये कभी इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रायस फॉस्फेट है, तीनों दोनों भी क्या है, 3 कार्बन के। अब जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज था ये किस में कन्वर्ट हो गया है, अब 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों क्या होंगे, चाहे ये जाए चाहे ये जाए, दोनों में क्या से होगा, फिर दोनों किनो कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये दोनों भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें क्या बनेगा, इसमें देखो फॉर्म हो रहा है, एक NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो फोटोसिंथेसिस में हम क्या देख रहे थे, NADPH का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये P नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है ना, इसलिए P हटा दें, NADH, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिक है, बहुत गड़बड़ी होती है। तो यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जब ये ट्रायस फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, BPGA, इसको शॉर्ट में BPGA बोल सकते हो। फिर इसके बाद वो कन्वर्ट हुआ 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। अभी किस में कन्वर्ट हुआ, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, देख रहे हो, यूज नहीं हुआ, पिछले 2 एटीपी यूज हुए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एटीपी बना, वो भी कितना, 2 मोल। तो यहाँ पे 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, सब कैलकुलेट करके चलेंगे हम, ठीक है। फिर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हुआ 2 फास्फोग्लिसरेट, और इसमें से जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो क्या बनेगा, फास्फोइनॉल पायरुवेट। जब फास्फोइनॉल पायरुवेट में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा जब एटीपी, फिर एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से कितने एटीपी फॉर्म्ड हुए, 2 यहाँ पे एटीपी फॉर्म हुए, 2 यहाँ पे, ठीक है, 4 एटीपी कैलकुलेटेड, 4 एटीपी फॉर्म्ड हुए। और वहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 बार क्या हुआ, 2 एटीपी यूज हुआ। तो नेट गेन जो एटीपी है वो कितना होगा, एटीपी का जो गेन है वो कितना होगा, 2 एटीपी, ठीक है, 2 एटीपी ही गेन हुआ, क्योंकि 2 लॉस हो चुके हैं। और फिर 2 यहाँ पे NADH कितना बने, 2 NADH बने, ठीक है, क्योंकि एक मोल है दूसरा मोल है और दोनों भी कन्वर्ट हुए, तो इस तरह से 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ और 2 ATP, इस तरह से पूरे इतना फॉर्म्ड हुए, ठीक है, याद रखना। तो इस तरह से कितने एटीपी पूरे बने ग्लाइकोलिसिस में, तो एक NADH 3 एटीपी देता है, ठीक है। तो 3 2 जा 6 + 2,
इस तरह से पूरे 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग दी ग्लाइकोलिसिस। कैलकुलेट हो गया, आपको समझ में आया चीज़ें। तो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन जब बोलेंगे तो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन पे कितने एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, तो 8 एटीपी बोलेंगे, ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल पे। अगर सिर्फ बोला एटीपी कितना फॉर्म्ड हुए तो डेट इज 2 एटीपी, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, याद रखना। अब हम आते हैं इसकी एनसीईआरटी की लाइन को देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, सुक्रोज जो है वो इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, और ये जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज है वो किस में जाएंगे, वो जाएंगे ग्लाइकोलिसिस पाथवे में। तो इनका फास्फोराइलेशन गिव राइज टू 6 फॉस्फेट। तो जब ग्लूकोज या फ्रक्टोज ग्लाइकोलिसिस में जाएंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे, गिव्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इससे एक एटीपी का क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। तो इसमें एंजाइम हेक्सोकाइनेज होगा जिसकी में क्या होगा, फास्फोराइलेशन होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। दिस फास्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइज टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इसका आइसोमर होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, कन्वर्टेड होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। तो दोनों का जो स्टेप, जैसे चाहे ग्लूकोज का लें चाहे फ्रक्टोज का लें, वो क्या होगा, सेम टाइप से ही मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम ग्लूकोज का देखेंगे। इन ग्लाइकोलिसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शन, इसमें 10 स्टेप हैं तो 10 रिएक्शन देखने को मिलेंगे, और इसमें डिफरेंट एंजाइम्स लगेंगे एवरी स्टेप में। दी टेक्स प्लेस एंड प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम द ग्लूकोज। तो बहुत 10 स्टेप का ये प्रोसेस है, रिएक्शन है, इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स लगेंगे और क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। वाइल स्टडिंग दिस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्लीज नोट स्टेप एट विच यूटिलाइजेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो हमने देखा शुरू में जो 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ और 4 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, और कितना 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ। एटीपी यूटिलाइज एज अ 2 स्टेप फर्स्ट इन ग्लूकोज। जब कहाँ का एटीपी का यूटिलाइजेशन है यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है तो इम्पॉर्टेंट है। तो जब ग्लूकोज का पहली बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तब यूज होता है एक एटीपी, एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। और जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, जब 2 जगह फॉस्फेट एडिशन देखने को मिले और यहाँ पे 2 एटीपी यूज हुए, ठीक है। और फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट कन्वर्ट होगा, स्प्लिट होगा 2 पार्ट में, एक DHAP में एंड दूसरा PGAL में, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो ये दोनों भी किस में बाद में कन्वर्ट होंगे, बाद में कन्वर्ट होंगे BPGA में, बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और इसमें क्या बनेगा, NADH का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब कब होगा, जब ये PGAL एंड DHAP जब किस में कन्वर्ट होंगे, BPGA में, ठीक है। एक 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH का यूज हुआ, क्यों 2 बना, क्योंकि एक यहाँ इसका जब कन्वर्जन होगा, दूसरा DHAP जब कन्वर्ट होगा, तो इस तरह से 2 NADH का फॉर्मेशन होगा। 2 redox equivalent are removed in the form of 2 hydrogen atom from the PGL and transferred to molecule of NADH, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का क्या होगा, यहाँ पे रिमूवल होगा, इसकी वजह से 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये रिमूवल क्या हाइड्रोजन का वो हम बाद में देखेंगे आगे चल के ETS में। तो PGAL ऑक्सीडाइज एंड विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू द BPGA। तो PGAL किसमें, जो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था वो किसमें कन्वर्ट हुआ, बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, जब उसका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उस पर और एडिशन हुआ। दिस कन्वर्जन ऑफ BPGA टू द PGA इज आल्सो एज एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। तो जब BPGA PGA में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा,
क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, फॉर्म होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अनदर एटीपी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पेप टू पायरुविक एसिड। जब फास्फोइनॉल पायरुवेट है वो कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में तो क्या बनेगा, फिर से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो दो जगह एटीपी का फॉर्मेशन हमने लिखा। जब बीपीजीए कन्वर्ट होगा पीजीए में, एंड दूसरा जब फास्फोइनॉल कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में। जब बीपीजीए कन्वर्ट हुआ पीजीए में तब एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, और जब फास्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में तब एटीपी का यूज हुआ। दोनों में दो एटीपी, इसमें भी दो एटीपी, इसमें भी दो एटीपी, इस तरह से 4 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। ओके, कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन दिस पाथवे। तो इस तरह से जो कितने डायरेक्टली जो एटीपी सिंथेसाइज हुए थे वो 4 एटीपी थे, लेकिन दो जगह ऊपर 180 दो जगह पे 211 मॉलिक्यूल के 2 बार एटीपी यूज हुई, इसलिए 2 एटीपी क्या हुए, यूज हो चुके। इस तरह से बचे सिर्फ 2 एटीपी। तो नेट गेन ऑफ एटीपी डायरेक्टली सिंथेसाइज, इसका एग्जांपल होगा, इसका होगा 2 एटीपी। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन पे एटीपी फॉर्म्ड हुए तो कितना बोलेंगे, 8 एटीपी, क्योंकि 2 एटीपी ए प्लस 2 NADH और एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से 6 ATP यहाँ से, 2 ATP यहाँ से, इस तरह से ड्यूरिंग बाय द सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन 8 ATP इज फॉर्म्ड। ओके, पायरुविक एसिड इज देन की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का जो इन प्रोडक्ट है वो पायरुविक एसिड या पायरुवेट है। तो इसका मेटाबॉलिक फेट क्या होगा पायरुवेट का। अब इसका यूज क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द सेलुलर नीड्स। तो सेल किस तरह से यूज करने वाली है उसकी नीड के हिसाब से इसका यूज होगा। 3 टाइप से इस पायरुवेट या पायरुविक एसिड का यूज होगा। अगर ये पायरुविक एसिड पहली बात एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा कि एनारोबिक कंडीशन में जाएगा, ये हमें डिसाइड करना। एनारोबिक अगर रेस्पिरेशन में गया तो या तो फर्मेंटेशन होगा उसका, या तो इलेक्ट्रिक फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। अगर एरोबिक होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। इस तरह से 3 पाथवे में इसका यूज होगा। ठीक है, तो इस अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर फर्मेंटेशन हुआ इनमें, चाहे इलेक्ट्रिक फर्मेंटेशन चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये दोनों भी कंडीशन क्या है, एनारोबिक कंडीशन है। तो इस कंडीशन में सिर्फ जो एटीपी फॉर्म्ड होंगे ड्यूरिंग दिस टाइम, सिर्फ 2 एटीपी इज फॉर्म्ड। ओके, ये याद रखना। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली 2 एटीपी इज यूज आफ्टर द ग्लाइकोलिसिस। जब ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से पूरा जो आगे फर्मेंटेशन होगा एनारोबिक कंडीशन में, पूरा A to Z इन जो उनका एटीपी फॉर्म्ड होगा वो 2 एटीपी होगा। ठीक है, ग्लूकोज से लेके पूरा फर्मेंटेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो 2 एटीपी ही फॉर्म्ड होगा। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में। एरोबिक में होगा जब रेस्पिरेशन होगा ग्लूकोज से पूरे इन प्रोडक्ट तक जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ये क्या होगा, इसमें 36 या 38 एटीपी का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा उसमें क्या होगा, क्रेब्स साइकिल देखने को मिलेगा और ETS वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एनारोबिक कंडीशन में क्या फर्मेंटेशन होती है, हम फर्मेंटेशन को अच्छे से देख लेते हैं। इन फर्मेंटेशन से बाय द ईस्ट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अचीव अंडर द एनारोबिक कंडीशन बाय सेट ऑफ रिएक्शन वेयर पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। तो जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का जब हुआ और क्या बना था, पायरुविक एसिड। तो ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, अब कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल में। दिस इज द एंजाइम पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइज दिस रिएक्शन। तो ये जो पायरुविक एसिड अगर CO2 एंड इथेनॉल में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, एक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड अल्कोहल डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम लगने वाला। डिकार्बोक्सिलेज क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं।
अदर ऑन ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम द पायरुविक एसिड। अगर पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बना तो क्या होगा, यहाँ पे पायरुविक एसिड से क्या बना, इथेनॉल बना, अल्कोहल बना। तो इसके लिए अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंड डिकार्बोक्सिलेज क्यों बोला, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलना। तो लैक्टिक एसिड में क्या होगा, लैक्टिक एसिड में क्या होगा, उसमें भी क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिहाइड्रोजन लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ही लगेगा, ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा लैक्टिक से। और यहाँ पे भी कितना एटीपी फॉर्म्ड होंगे, दोनों भी फर्मेंटेशन में जो नेट एटीपी लास्ट में सिर्फ 2 एटीपी ही फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। In animal cells also like muscles during exercise when oxygen is inadequate for cellular respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid by the lactate dehydrogenase। तो जब ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजन है वो एनिमल में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। जब इनएप्रोप्रिएट ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट रहा, ठीक है, पूरी तरह से एडिक्वेट अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा, सिर्फ पार्शल क्या होगा, उसका पार्शल रेस्पिरेशन होगा और जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दिस रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH विच इज ऑक्सीडाइज टू NADH प्लस। तो इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो किस में कन्वर्ट हो, वो क्या हो जाएगा, खुद किस में हो जाएगा, NADH प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है यहाँ पे दिया हुआ है, हम कुछ भी पढ़ने से पहले इसको देख लेते हैं। ये सारा प्रोसेस हमने यहाँ तक देख लिया, फिर भी एक बार देखते हैं। ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 3 PGA फॉस्फेनल पायरुवेट और लास्ट में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। अब पायरुविक एसिड का जब एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएंगे तो दो, एक लैक्टिक एसिड और दूसरा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में भी क्या हो रहा है, NADH का यूज हो रहा है और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड थे ना, तो यहाँ पे 2 NADH यूज हुआ। इस तरह से ग्लाइकोलिसिस पे हमने कितने देखे थे, 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ और ये अब यहाँ पे जो बना था वो उसका यूज हो गया। तो अल्टीमेटली कितना ATP बना, लास्ट में सिर्फ जो 2 ATP ही रह गए, ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस के ही पार्ट थे, ठीक है। तो लास्ट में पूछा कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में या इथेनॉल अल्कोहल के फॉर्मेशन में या फर्मेंटेशन में पूछेगा कितना ATP फॉर्म्ड होता है, तो वो नेट गेन ATP 2 ATP ही होगा, ठीक है, याद रखना दोनों में भी। यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, ठीक है। ये एनारोबिक कंडीशन पाथवे जब पायरुविक एसिड को एनारोबिक कंडीशन पाथवे में लेके जाएंगे। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज टैप एज अ हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP। तो जो ग्लूकोज में है 7% से भी कम क्या होगी, उसकी एनर्जी रिलीज होगी और वो सभी क्या ATP फॉर्म नहीं करेंगी, ठीक है। आल्सो द प्रोसेस आर हैजार्डस, आइदर लैक्टिक एसिड हो या अल्कोहल हो। तो ये दोनों भी जो लैक्टिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं या अल्कोहल फॉर्म कर रहे हैं, ये हैजार्डस कंडीशन है, ठीक है। व्हाट इज द नेट ATP सिंथेसाइज, तो कितना होगा 2 ATP, ठीक है, इसका ग्लाइकोलिसिस से लेके। तो अब हम आगे देखेंगे। व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेटेड, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से फर्मेंट होके अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनाएगा तो कितना ATP फॉर्म होगा, वो फॉर्म होगा 2 ATP, ठीक है, ग्लूकोज से ही बन, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस ये जो 2 ATP बना वो कहाँ का पार्ट था, वो जो ग्लाइकोलिसिस में बना था 2 ATP वही रहा है, ठीक है। ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन अल्कोहल रीच द 30%, ठीक है। जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन 30% आ गया उसके बाद क्या होगा, अगर उसके बाद अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ा तो क्या होगा, जो ईस्ट है वो उसको पॉइजन हो जाएगा, दे बिकम डेथ। व्हेन दे देन वुड बी मैक्सिमम कंसंट्रेशन अल्कोहल इन बेवरेज दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड, तो 30% से कम होना चाहिए, अगर 30% से ऊपर गया क्या हो, पॉइजनस हो जाएगा। हाउ डू यू थिंक अल्कोहल बेवरेज ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन्ड,
तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा भी हो सकता है. What they then this is where complete oxidation of glucose and excess the energy stored. तो क्या होगा अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन या एरोबिक कंडीशन होगी तो एरोबिक कंडीशन होगी तो क्या होगा, लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होगा और एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है, और ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे, दैट इज 38 एटीपी तक फॉर्म होंगे. इन यूकैरियोटिक दिस टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये एरोबिक कंडीशन जो होगी वो कहाँ पे होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, वहीं पे ही क्या होता है, ईटीएस वगैरह भी देखेंगे हम. Aerobic respiration is the process lead to the complete oxidation of organic substrate in the presence of oxygen and release carbon dioxide, water and energy. ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो पायरुविक एसिड बना था वो क्या होगा, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगा जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है, और ये चीज़ें किस में देखने को मिलेगी, हायर ऑर्गेनिज्म में. जो फर्मेंटेशन में वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या प्रोकैरियोटिक्स में देखने को मिलेंगी, जैसे ईस्ट में. नेक्स्ट हम आते हैं, अभी हमारा एनारोबिक कंडीशन ख़त्म हो चुका है, अब हम एरोबिक कंडीशन आगे सारा दिया हुआ है, हम इसको डिटेल में देखेंगे. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है. फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट इज ट्रांसफर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. तो जो पायरुवेट फॉर्म हुए थे, ये ईटीएस जो ग्लाइकोलिसिस था वो कहाँ पे हो रहा था, साइटोप्लाज्म में हो रहा था. तो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बन गया, अब वो मूव करेगा, जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, पायरुवेट कहाँ पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में. क्रूशियल इवेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन. तो कुछ इवेंट्स जो रेस्पिरेशन में देखने को मिलते हैं, क्या क्या, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन फ्रॉम लिविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2. तो क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, क्या मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और जो हाइड्रोजन है वो रिमूव किए जाएंगे स्टेप वाइज. Passing of electron removed as a part of hydrogen atom to molecule O2 with simultaneously ATP synthesis. तो क्या हो रहा था, अभी हम आगे देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम ETS में देखेंगे. उसमें क्या देखेंगे हम, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखेंगे, क्या पे देखने के, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे मूवमेंट होगा, उसी टाइम क्या होगा, कैरियर के थ्रू, इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू हाइड्रोजन का मूवमेंट होगा मैट्रिक्स से इंटरसेलुलर स्पेस पे. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से, जिसे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करेंगे, और जब उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन करेंगे तो एटीपी की सिंथेसिस होगी. ठीक है, हाइड्रोजन आइटम का जो एक्सेप्टर होगा वो ऑक्सीजन होगा, लास्ट पार्ट. नेक्स्ट हम देखते हैं, what is interesting to note that the first process takes place in matrix of the mitochondria while the second process is located in the inner membrane of the mitochondria. तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन में इसमें हमने देखा, जो फर्स्ट प्रोसेस होगा ना वो किस में देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे देखने को मिलेगा. ठीक है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे, मैट्रिक्स पे ही होंगे, वहीं पे हाइड्रोजन का अकुमुलेशन है, तो उसको हमको कहाँ भेजना है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे भेजना पड़ेगा. ठीक है, तो वहाँ पे ही होगा. और सेकेंड प्रोसेस जो एटीपी सिंथेसाइज हुआ वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे हमें एटीपी सिंथेसिस देखने को मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेंगे और क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या डेवलप हो जाएगा, और जैसे उसको ब्रेक करेंगे तो एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा. ये पॉइंट अभी समझ में नहीं आ रहा है आपको, आगे चल के अभी पता चलेगा. ठीक है, जब ईटीएस को पढ़ाएंगे. तो इस
पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय द ग्लाइकोलिटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोसिस। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसका ग्लाइकोलिसिस में गया और पायरुवेट बनाया, ये सब चीज़ें साइटोसिस में हुई। अब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बाय द कॉम्प्लेक्स रेट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। The reaction catalyzed by the pyruvic dehydrogenase require the participation of several coenzyme including NAD प्लस एंड कोएंजाइम से। तो ये क्या हुआ, इसको ही हम क्या बोलेंगे, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पायरुविक एसिड बना था ग्लाइकोलिसिस पे और क्या कोएंजाइम्स ए एंड NADA प्लस और इसका Mg2+ के प्रेजेंस में एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा, गेट कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम से कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। तो ये लिंक रिएक्शन जो है, इसमें जो एंजाइम लगते हैं वो Mg2+ हो सकते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, कोएंजाइम्स और TPP भी बोल सकते हैं, लिपोइक एसिड भी होगा, TPP दैट इज थायमिन पायरोफॉस्फेट। TPP एंजाइम भी इसमें लिखा नहीं है बट मैं बता दे रही। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम लगते हैं, Mg2+, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट एंड लिपोइक एसिड एंड कोएंजाइम्स एंड NAD+। तो इतने सारे एंजाइम्स कन्वर्ट होके क्या बनाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम से कार्बन डाइऑक्साइड NADH। ये कहाँ पे हो रहा है, ये जो लिंक रिएक्शन हो रहा है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, याद रखना है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, तो पायरुविक एसिड कितने, एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बने थे। तो ये 2 पायरुविक एसिड से क्या होंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम्स A बनेंगे और क्या बनेंगे 2 NADH का फॉर्मेशन होगा। तो NADH कितने बने, 2 मॉलिक्यूल NADH का फॉर्म हुए। एसिटाइल कोएंजाइम दे इंटरसाइक्लिक पाथवे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड कॉमनली काइंड एज क्रेब साइकिल। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम्स फॉर्म्ड हुए, अब यहाँ पे जाएंगे, ये मूव करेंगे क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल को हम और क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक पाथवे या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जाएंगे। तब हम क्रेब साइकिल देख लेते हैं। तो अभी एसिटाइल क्या हुआ, लिंक रिएक्शन में क्या हुआ, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम से, वो भी 2 मॉलिक्यूल ना, और 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जाएंगे क्रेब साइकिल में। ट्राइसाइकिल आर स्टार्ट विथ कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्जेलो एसिटिक एंड वाटर टू इल्ड द। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक प्रोसेस दिया है, इसको पढ़ लेंगे। तो ये क्रेब साइकिल का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पायरुवेट जो है, देखो जो पायरुवेट है या पायरुविक एसिड हुआ वो कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। तो ये पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस से बन के आया था, अब किस में कन्वर्ट हुआ, लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम से। यहाँ से ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का होता है और ये 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम मिलके 6 कार्बन का कंपाउंड बनाएंगे, दैट इज साइट्रिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक एसिड है जो उसमें क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक 5 कार्बन का है क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव करेगी है, और एक NADH का फॉर्मेशन हुआ। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड फिर से इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा और क्या बना लेगा, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा और बना लेगा सक्सिनिक एसिड। तो डीकार्बोक्सिलेशन तो होगा, साथ साथ इसमें होगा NADH का फॉर्मेशन होगा और एक GTP का फॉर्मेशन। एक GTP इज इक्वल टू एक ATP, ये एक GTP एक ATP के इक्वल है, ठीक है। सक्सिनिक एसिड का है, फिर से क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FAD प्लस FADH 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और बना देगा मैलिक एसिड।
तो सक्सिनिक एसिड मैलिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो एक FADH2 का फॉर्मेशन करता है, एंड मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसिड में, फिर एक NADH का फॉर्मेशन करता है। एक NADH जो है 3 ATP बनाता है, एक FADH2 2 ATP बनाता है। ठीक है, तो हम पहले ATP गिन लेते हैं पूरा क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में ये कितने, ये 3 है, सॉरी 1 2 3, 3 NADH का फॉर्मेशन कर रहा है, एक FADH का और एक GTP का। ठीक है, एक FADH एक GTP। ठीक है, 3A एक A एंड एक A इतना फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से कितने ATP का फॉर्म हो रहे हैं पूरा, 3 जा 9, और ये 2 ATP बनाता है +2 + 1, ये एक ATP के बराबर है। इस तरह से 9 1 10 + 2 12। तो एक क्रेब्स साइकिल में 12 ATP का फॉर्मेशन होता है। कितना ATP का फॉर्मेशन होता है, 12 ATP। एक कोएंजाइम से जो बनता है लास्ट प्रोडक्ट, उसमें क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिड जो बनता है उसका जो क्या होता है, 12 ATP का फॉर्मेशन होता है। अगर हमने देखा पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल थे, उससे 2 एसिटाइल कोएंजाइम्स बने। तो इस तरह से क्रेब्स साइकिल में 2 मॉलिक्यूल है, तो इस तरह से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह से 24 ATP का फॉर्मेशन पूरी तरह। एक ग्लूकोज का क्रेब्स साइकिल में गए तो कितना ATP फॉर्म हुआ, एक ग्लूकोज जब गया तो उसमें 24 ATP फॉर्म्ड हुए। समझ में आया, 24 ATP क्रेब्स साइकिल में, और फिर 6 ATP कहाँ बने, क्योंकि 2 NADH थे लिंक रिएक्शन में, तो 6 यहाँ पे हुए, 4 देखो इस तरह से 30 हो गए। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस में कितने थे, 8 थे। इस तरह से 38 ATP का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सारा समझ में आया। तो इतना जो पूरा पूछा है, लिंक पूछ सकता है, हर क्वेश्चन पूछ सकता है, हर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है। बोलेगा लिंक रिएक्शन में कितना ATP फॉर्म होते हैं, 3 ATP एक NADH से, लेकिन हमें 2 मॉलिक्यूल बने थे, इस तरह से 6 ATP का फॉर्म हुआ एक ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस हुआ था। तो एसिटाइल कोएंजाइम जब जाता है क्रेब्स साइकिल में, इससे पूरा 24 ATP फॉर्म्ड होते हैं। क्यों 24, जबकि एक क्रेब्स साइकिल में 12 ATP, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल इसलिए 24, और 8 ATP ग्लाइकोलिसिस में बने। आपको सारा समझ में आया, कुछ भी अगर हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो हम अब NCERT की लाइन को देखते हैं। TCA साइकिल स्टार्ट विथ कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्जेलो एसिड एंड वाटर टू यील्ड साइट्रिक एसिड। तो क्या होगा, जब क्रेब्स साइकिल में आएगा एसिटाइल कोएंजाइम्स, वो ऑक्जेलो एसिड के साथ कंबाइन होके और वाटर के साथ तो और रिलीज करेगा साइट्रिक एसिड। ठीक है, द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस। तो इसमें एंजाइम कौन लगेगा, सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम लगेगा। मॉलिक्यूल के कोएंजाइम ए रिलीज होंगे, साइट्रेट इज देन आइसोमराइज टू आइसोसाइट्रेट। साइट्रेट जो बना वो किस में कन्वर्ट हुआ, आइसोसाइट्रेट, आइसोमराइज हुआ उसका। इट इज़ फॉलोड बाय सक्सेसिव डिकार्बोक्सिलेशन। 2 डिकार्बोक्सिलेशन होता है क्रेब्स साइकिल में, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ कहाँ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो पूरे क्रेब्स साइकिल में 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 2 सक्सेसिव डिकार्बोक्सिलेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड एंड देन सक्सिनिल कोएंजाइम से। तो सक्सिनिल कोएंजाइम्स कहाँ पे बोला, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, फिर यहाँ पे जो डिकार्बोक्सिलेशन होगा क्या, सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनेगा, फिर सक्सिनेट बनेगा। ठीक है, फिर सक्सिनिक एसिड बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्यूमरिक एसिड बनेगा। ठीक है, या फिर DH2 के जैसे ही के प्रेजेंस में क्या होगा, फ्यूमरेट बनेगा,
फिर इसके बाद मैलिक एसिड बनता है। ठीक है, ये पूरा इसमें थोड़ा गायब किया हुआ है क्रेब्स साइकिल में, बट एनसीईआरटी की लाइन में सारा दिया हुआ है। इन द रिमेनिंग स्टेप साइट्रिक साइकिल सक्सेसिव कोएंजाइम किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अलाउ द साइकिल टू कंटिन्यू। फिर अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट होने वाले हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, और फिर से दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम होगा, रिएक्शन फिर से होगा, तो ये साइकिल कंटिन्यू बना रहेगा। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सेसिव कोएंजाइम ए टू सक्सेनिक एसिड मॉलिक्यूल जेटीपी इज सिंथेसाइज। तो जेटीपी भी फॉर्म हो जाएगा, जो एक जेटीपी एटीपी के बराबर होता है। ठीक है, जब सक्सेनिक कोएंजाइम किस में कन्वर्ट होगा, सक्सेनिक एसिड में। इन कपल्ड रिएक्शन जीटीपी इज कन्वर्टेड टू जीडीपी विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम द एटीपी। तो जीटीपी जैसे ही जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट होगा, उसी टाइम क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एडीपी से। देयर आर 3 पॉइंट इन द, इसीलिए इसको क्या बोले, जीटीपी इज इक्वल टू 1 एटीपी। 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर एनएडीएच इज प्रोड्यूस। ठीक है, एनएडीएच 3 पॉइंट पर 3 जगह बने, 2 बार जब डीकार्बोक्सिलेशन हुआ वहाँ पे, और 1 बार मैलिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड जब रीजनरेट हुआ। ठीक है, एफएडीएच कब कन्वर्ट हुआ, जब सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट हुआ फ्यूमरेट में, या यहाँ पे दिया है मैलिक एसिड, असल में यहाँ पे फ्यूमरेट होना चाहिए। द कंटिन्यू ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लिक कोएंजाइम ए वाया क्रेब्स साइकिल कंटिन्यू रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑक्सैलो एसिड द फर्स्ट मेंबर ऑफ साइकिल्स। तो क्वेश्चन में ये भी पूछेगा, जो क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट मेंबर कौन है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और लास्ट में जब एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल कंप्लीट करके फिर से वो रीजनरेट करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ साइकिल ई, हाँ। इन एडिशन आल्सो रिकर रीजनरेशन ऑफ एनएडीए प्लस एफएडी प्लस एनएडी प्लस से क्या होगा, एनएडी एफएडीएस से क्या बनेगा, फिर डीएस2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पूरा ये जो रिएक्शन हुआ कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें पायरुविक एसिड है, एनएडी प्लस है, एफएडी प्लस है, वाटर, और किस में एडीपी है, पीआई जो है ये जीटीपी के टाइम पे जो कन्वर्ट हुआ था, और ये एक एफएडीएस2 बनाएगा। 4 एनएडी के हमने देखा क्रेब्स साइकिल में 3 था, लेकिन हम पायरुविक एसिड से ला रहे हैं ना, तो पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम बना था तभी भी तो एटीपी फॉर्म हुए थे एक, तो इसके लिए यहाँ पे एक और 4 एनएडी लिया है। ठीक है, समझ में आ गया। वी हैव टिल नाउ सीन दैट ग्लूकोज हैव बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज। तो अभी तक हमने क्या देखा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, 8 मॉलिक्यूल एनएडीएच बनाया, 2 मॉलिक्यूल एफएडीएच2 बनाया। ठीक है, बिसाइड जस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इन टीसीए। और हमने देखा एक क्रेब्स साइकिल में एक बार एक एटीपी बना था, तो जो एक क्रेब्स साइकिल है 2 बार होगा एक ग्लूकोज के लिए, तो क्या होगा, 2 एटीपी भी बनेंगे ये सब के अलावा। तो 2 एफएडीएच, 2 एटीपी एंड 8 एनएडीएच। अब पूरा जोड़ लो एक ग्लूकोज से। यू मे वंडरिंग वाई वी हैव बीन डिस्कसिंग रेस्पिरेशन एट नाइदर O2 हैव कम इनटू द पिक्चर नॉर प्रॉमिस लार्ज नंबर ऑफ एटीपी हैज 8 बी सिंथेसाइज। तो ये सब जो साइकिल्स हमने देखा क्रेब्स साइकिल, इसमें तो कुछ भी फ़ायदा नहीं दिख रहा, ना तो O2 रिलीज़ हो रहा है और ना ही यहाँ पे कोई एटीपी वगैरह का फॉर्म हो रहा है। तो आल्सो रोल, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनएडीएच प्लस एच एंड एफएडीएच इस सिंथेसाइज। और ये जो एनएडीएच एफएडीएच बना, इसका क्या रोल है, क्या यूज है, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा हुआ। तो ये सारी चीज़ों का आंसर हम आगे देखेंगे। अब ईटीएस में एटीपी भी बनेगा, ऑक्सीजन भी बनेगा, और क्या होगा, ये जो एनएडीएच एफएडीएच2 है इनका यूज होकर एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नाउ वी विल सी ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो इसमें क्या होगा, अभी यहाँ पे एटीपी के फॉर्मेशन होंगे, ऑक्सीजन फॉर्म होंगे, और एनएडीएच एफएडीएच का क्या रोल है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इस प्रोसेस में जो ईटीएस है, इसमें इसको पढ़ने से पहले हम इसमें जो एंजाइम्स यूज हुए हैं उनको देख लेंगे। तो इसमें 5 एंजाइम्स के यूज हुए हैं, लिख लेना। जो पहला एंजाइम है उसका नाम है
NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसमें 5 कॉम्प्लेक्स यूज हुए हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, सेकेंड है FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, या इसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। तीसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा साइटोक्रोम BC1, एंड चौथा जो है वो जो फोर्थ वाला है वो साइटोक्रोम A1 एंड A3, इसमें साइटोक्रोम BC1 और इसमें NADH डिहाइड्रोजिनेज, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, और लास्ट जो फिफ्थ वाला है वो ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। इस तरह से 5 कॉम्प्लेक्स यूज हुए हैं इस पूरे ETS में। ठीक है, इसको हम पढ़ने से पहले हम इसको अच्छे से देख लेंगे पहले पूरे प्रोसेस को। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने डायग्राम तुमने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है यही क्रिस्टे बनाता है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन। देखो तो इस तरह से जो ये क्रिस्टे, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये सब क्या है, क्रिस्टे हैं, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। दोनों इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है दैट इज मैट्रिक्स, ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रखना। तो अब हम समझ गए हैं। तो इसमें क्या होगा, हम प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट को। जैसे हम फोटोसिंथेसिस में प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कर रहे थे, थाइलाकॉइड ल्यूमेन में हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोटॉन का अकुमुलेशन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, जिससे हम बाद में ATP की सिंथेसिस कर सके। तो इसमें उसमें क्या था, स्ट्रोमा से हम थाइलाकॉइड ल्यूमेन में ला रहे थे ATP, और यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन अक्यूमुलेटेड है, इसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे हमें ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए 5 कॉम्प्लेक्सेस लगे। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज, नंबर 2 है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, थर्ड जो है BC1, एंड फोर्थ जो है वो है साइटोक्रोम A1 एंड A3, एंड लास्ट है ATP सिंथेसिस। ठीक है, तो इस सब में जैसे वहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस में देखे थे, इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन का पास कर रहे थे, तो उसके थ्रू क्या हो रहा था, हाइड्रोजन भी क्या हो जा रहे थे, अल्टीमेटली अंदर आ जा रहे थे थाइलाकॉइड ल्यूमेन में। तो इसमें भी सेम यही है, इलेक्ट्रॉन जो NADH डिहाइड्रोजिनेज है, ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जाएगा फ्लेविन मोनोन्यूक्लिएटेड के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा Fe आयरन सल्फेट के पास जाएगा। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज हुआ, ये कैरियर से यहाँ से जाएंगे Fn के साथ, Fn ट्रांसपोर्ट करेगा FeS के पास। इस ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, अल्टीमेटली जो है 4 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पास हो जाएगा। ठीक है, जो 4 हाइड्रोजन है वो हमें क्या है ना, हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ पास करना है, हाइड्रोजन को यहाँ से हमें इंटर मेम्ब्रेन पास करना। और ये किसके थ्रू होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, याद रखना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, तो क्या होगा, NADH से क्या किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा FN के फ्लेमिनो मोनोन्यूक्लिएटेड, फिर फेरस सल्फेट के पास जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे मूव कर जाएंगे। फिर जो इलेक्ट्रॉन है ये फेरस सल्फेट से जाएगा UB किनॉन के पास,
यूबिक्विनॉन से फिर इलेक्ट्रॉन जैसे ही यूबिक्विनॉल के पास गया, ठीक है, यूबिक्विनॉल के पास गया, ठीक है। अब सेकेंड कहाँ आया, सेकेंड कॉम्प्लेक्स पे आया। सेकेंड कॉम्प्लेक्स सक्सेस डिहाइड्रोजनेज या FADH2। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जाएगा FAD से FES से पास, ठीक है। FES से क्या, ये भी क्या जाएगा, यूबिक्विनॉन के पास जाएगा, यूबिक्विनॉन से यूबिक्विनॉल के पास जाएगा। इस तरह से यहाँ पे भी इसने यूबिक्विनॉल को दे दिया और इसने भी यूबिक्विनॉल को दे दिया इलेक्ट्रॉन, इस एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने दे दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स C को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स जो 3 है वो B, पहले B साइटोक्रोम B को में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन NADH का और एक इलेक्ट्रॉन FAD का, ठीक है, दोनों का जाएगा और साइड इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन पास हुए। ये 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से फेरस सल्फेट से जाएगा, फेरस सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा साइटोक्रोम C1 के पास और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन अंदर चला जाएगा। फिर साइटोक्रोम C जो है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स 4 को, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं पहले ने दूसरे को दी, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दूसरे को दिया, दूसरा तीसरे को दिया, ऐसा नहीं हुआ। पहला और दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है वो दिए तीसरे को, दोनों ने मिलके। अब तीसरा कॉम्प्लेक्स जो है वो फोर्थ को देगा, दैट इज साइटोक्रोम A1 एंड A3। अब ये साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन देगा A1 एंड A1 को और ये इलेक्ट्रॉन देगा A3 को। यहाँ पे कॉपर सेंटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे कॉपर सेंटर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन Ca3 के पास आया तो क्या होगा, यहाँ पे जो होगा याद रखना, यहाँ पे होगा एक हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एंड 2H होगा और ये क्या करेगा, अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास आया है या A3 के पास आया है वो किसके पास चला जाएगा, वो ये हाइड्रोजन ये ले लेंगे और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, ठीक है। अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है A3 का वो पहुंच जाएगा इनके पास और फॉर्म करेगा वाटर को। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जो लास्ट पार्ट जो कौन है जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मतलब लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, तो वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन, एक बात याद रखना, हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, ऑक्सीजन। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होगा, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या बना लेंगे, वाटर। फिर अब हम आएंगे एटीपी सिंथेसिस। एपी सिंथेसिस में 2 पार्ट होते हैं, एक F0 और एक F1 पार्ट, ठीक है। F0 पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो एम्बेडेड होता है और F1 पार्ट जो होता है वो मेम्ब्रेन के सरफेस पे होता है। तो इसमें अब क्या हुआ, ये मैंने एटीपी सिंथेसिस का स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कितने सब हाइड्रोजन का अकुमुलेशन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का अकुमुलेशन हुआ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैक्स पे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब हम प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। अब हम क्या करेंगे, एटीपी सिंथेसिस के थ्रू हम इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन करेंगे। इसका मूवमेंट हम यहाँ पे कराएंगे, इसका मूवमेंट हम यहाँ कराएंगे, ब्रेक डाउन द प्रोटॉन ग्रेडियंट, जिससे क्या बनेगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से कितने हाइड्रोजन अंदर आए, पूरे 10 हाइड्रोजन अंदर आए। तो इस तरह से 3 ATP 10 हाइड्रोजन अंदर आए तो कितना ATP बना, तो वो डिपेंड करेगा कितना NADH कितना FADH आए हैं, ठीक है। तो FADH एंड NADH ये सबसे क्या बनेगा लास्ट में, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे और बन जाएगा अल्टीमेटली एटीपी। ठीक है, जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट को हम ब्रेक डाउन करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे एटीपी सिंथेसिस के थ्रू, और क्या बन जाएगा एटीपी। एक एटीपी कब बनता है, जब 2 हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट होता है तो क्या बनता है, एक एटीपी का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन था तो इस तरह से 5 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब हम इसको लाइन टू लाइन देखेंगे। Electron transport system and oxidative phosphorylation. Following this step in respiratory process are release and utilize energy stored in NADH and FADH2. तो जो एनर्जी जो इस यहाँ पे स्टोर थे NADH एंड FADH2 में उसको रिलीज़ कराए, रिलीज़ करेंगे एंड यूटिलाइज करेंगे। दिस इज accomplished when they are oxidized through the electron transport chain and electron are passed onto oxygen O2। तो ये कब होगा, देखो NADH एंड FADH में एनर्जी स्टोर रहता है। रेस्पिरेटरी प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इनसे क्या एटीपी का या एनर्जी रिलीज कराते हैं। तो जो O2 है ऑक्सीजन, वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे पास होगा वैसे ही क्या होंगे, ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस ETS में ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन O2 दैट इज ऑक्सीजन एंड फॉर्म द वाटर। तो जब ऑक्सीजन फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, जैसे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये बना लेगा वाटर। एंड metabolic pathway through which electron passes from one carrier to another carrier is called electron transport system। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो है पास हो रहा है एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, एंड इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, वहीं पे इलेक्ट्रॉन पास होता है एक कैरियर से दूसरे कैरियर में। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NADH, तो NADH से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग द साइक्लिक साइकिल एंड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द NADH डिहाइड्रोजनेज। तो अभी मैंने कहा था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होगा, कहाँ पे जाएगा, FN पे, FN से FES के पास जाएगा, और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू, फिर इसके बाद कहाँ पे ट्रांसफर होगा, UB क्विनॉन्स, UB पिनिन से VB क्विनॉल तक पहुँचेगा। ठीक है, ये सब कहाँ पे हो रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है। यूबी क्विनॉन इज आल्सो रिसीवर रिड्यूसिंग, यूबी क्विनॉन एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन FADH2 से एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन द साइक्लिक साइकिल। तो FADH से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, वो कब, साइक्लिक साइकिल में, जब वो सक्सिनेट के फॉर्म में होगा। ठीक है, सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनेगा और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा और जाएगा UB क्विनॉन के पास। द रिड्यूस UB क्विनॉन इज देन ऑक्सीडाइज विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द साइटोक्रोम C वया साइटोक्रोम BC1। तो अब ये दोनों भी FADH2 कॉम्प्लेक्स एंड NADH2 कॉम्प्लेक्स दोनों UB क्विनॉन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे साइटोक्रोम B एंड C1 को पास, B से फिर साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा। तो साइटोक्रोम C इज ए स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम C। यहाँ पे ये क्या होता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है, साइटोक्रोम में इलेक्ट्रॉन आता है कहाँ से, दोनों NADH एंड FADH से आता है। अच्छा, यहाँ पे बोला जो कहाँ पे प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन के सरफेस पे। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इसमें जितने भी 5 कॉम्प्लेक्स हैं सब प्रेजेंट होंगे इनर मेम्ब्रेन में। सिर्फ एक एंजाइम है, तो ये जो NADH है FADH है, ये सारे एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये सब मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे। सिर्फ कॉम्प्लेक्स 2 जो होगा, सिर्फ FADH2 जो होगा वही इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, बाकी सारे मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे।
तो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी में आया और वहाँ पे वो आया बी से साइटोक्रोम C1 के पास। फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होगा कॉम्प्लेक्स 4 दैट इज़ उसके पास ए एंड A3 के पास जाएगा। और ए जो A1 साइटोक्रोम A1 A3 के पास क्या होता है, 2 कॉपर सेंटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन के साथ मिलके और इलेक्ट्रॉन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या खुद को रिड्यूस करेगा वाटर में, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर वाया कॉम्प्लेक्स 1 to 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन they are couple the ATP synthesis for production of ATP from ADP and inorganic phosphate। तो इससे क्या होगा, फिर लास्ट में क्या होगा, जैसे ही हम वहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन का अकुमुलेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ATP सिंथेसिस के थ्रू जब ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होगा, जॉइन होके ATP का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम ब्रेक डाउन करेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट को। नंबर ऑफ ATP और मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड ऑन द कौन सा डोनर है। अगर डोनर NADH है तो एक NADH से 3 ATP। अगर डोनर FADH2 है तो इससे क्या होगा, 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। Although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन जो है फाइनल टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस, ये जो भी प्रोसेस है ETS का इसको टर्मिनेट करता है, ठीक है। यही फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ऑक्सीजन इज वाइटल सिंस इट ड्राइव द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम्स। तो क्या करता है हाइड्रोजन, ये क्या वाइटल रोल प्ले करता है, ये क्या करता है हाइड्रोजन को सिस्टम से रिमूव करके खुद एक्सेप्ट कर लेता है। ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी ऑक्सीजन ही होता है। अनलाइक फास्फोराइलेशन वेयर इट इज़ लाइट एनर्जी, वेयर इज दैट द लाइट एनर्जी दैट इज यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर फॉर फॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, एनर्जी लाइट एनर्जी यूज होगी और प्रोटॉन ग्रेडियंट का जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बना है उस का यूज करके हम फॉस्फोराइलेशन कराएंगे और उससे क्या बनेगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा बाय द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो इसमें अल्टीमेटली क्या बोला, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है, फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हुआ, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा, ATP। और ये कब होगा, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर देंगे, मतलब ब्रेक डाउन कर देंगे। You have already studied the mechanism membrane linked ATP synthesis is explained by the chemiosmotic hypothesis in earlier chapter। तो अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़ के केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ के हमने स्ट्रोमा में खूब हाइड्रोजन थे तो यूबिक्विनॉल के थ्रू हम लोग क्या किए, हाइड्रोजन को थैलाकॉइल डोमेन में इंटर किया और प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप किए। फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट को ATP सिंथेसिस के थ्रू क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करते हैं और ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें केमियोस्मोटिक हम पीछे पढ़ के आए। As mentioned earlier, energy released during the ETS utilize synthesizing ATP with the help of ATP synthesis। तो कॉम्प्लेक्स 5 दैट इज ATP synthesis, इसके थ्रू क्या हुआ, ETS में ATP का प्रोडक्शन होगा। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कॉम्पोनेंट F1। अब ATP सिंथेसिस में 2 पार्ट होता है, एक F0 एक F1। F1 जो होता है, F1 इज अ head base is a peripheral membrane protein complex and contains site of synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate। तो F1 जो होगा उसके F1 का जो हेड पार्ट है वो कहाँ होगा, वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन के पेरिफेरल पार्ट पे होगा। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है पे रहेगा एंड वहीं पे ATP की वही साइट है ATP की सिंथेसिस के लिए। देखो ये हेड है, यहाँ पे ADP और ये F1 है, ये इसका पेरिफेरल पार्ट है, इसका हेड, और यहाँ पे ATP की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। यही पार्ट बोल रहा है। F0 जो होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये इंटीग्रल मतलब धसा हुआ पार्ट है मेम्ब्रेन का, एंड क्या बनाता है,
फॉर्म द चैनल थ्रू विच प्रोटॉन अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन पास। तो ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे हाइड्रोजन आ गए थे, अब उस हाइड्रोजन को हम लोग वापस से किस में, मैट्रिक्स में डाल रहे हैं। ये किसके थ्रू होगा, इस F0 चैनल के थ्रू होगा। इस F0 चैनल के थ्रू ही हम पास करेंगे, ठीक है। और F1 के पास क्या होता है, हेड पीस होता है जो पेरिफेरल साइड में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ही ये दोनों जुड़ेंगे, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। पूरा लाइन यही बोला है, ठीक है। Passage of proton through the channel is coupled to the catalytic site of F1 component for production of ATP। तो प्रोटॉन को हम पास करेंगे F0 के थ्रू, चैनल के थ्रू, और क्या होगा, ATP का प्रोडक्शन हो जाएगा। फॉर ईच ATP प्रोड्यूस 4AH प्लस passes through the F0 from the membrane space to matrix down the इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो एक एटीपी के प्रोडक्शन के लिए 4AH पास होगा फ्रॉम द F0। यहाँ पे 2H पास होगा तो एक एटीपी बनता है, ऐसा बोला है। नेक्स्ट टॉपिक इज respiratory balance sheet. It is possible to make calculation of net gain ATP for every glucose molecule oxidized, but in reality this can remain only a theoretical exercise. This calculation can be made only certain assumption that, तो जो भी हमने रेस्पिरेशन के थ्रू जो ATP फॉर्म हुए एक ग्लूकोज से, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थेरेटिकली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके कैलकुलेशन में कुछ एग्जाम्पशंस हैं, जैसे देखो मतलब रियलिटी में इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए कुछ एग्जाम्पशंस दिए गए हैं, ये देखते हैं। देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डर पाथवे फंक्शनिंग विथ वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट विथ ग्लाइकोलिसिस, टीसी साइकिल एंड ईटीएस पाथवे फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर। तो पहले क्या हो, ग्लूकोज था, क्या ग्लूकोज को लिए, ग्लूकोज किस में गया, उस पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ, फिर के साइकिल में गया, फिर ईटीएस में गया। तो इस तरह से इसके सीक्वेंस में ये पाथवे हुए। तो NADH सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलिसिस इज ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ग्लाइकोलिसिस में जो 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ था, वो क्या हुआ, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए ट्रांसफर हुआ। None of intermediate in the pathway are utilized to synthesize any other compound। कोई अदर इंटरमीडिएट कंपाउंड हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम ग्लूकोज ही लेंगे, और ग्लूकोज का ही ये या फ्रक्टोज है, उसको ही लेके हम सारा सीक्वेंस देखेंगे। वन ग्लूकोज बीइंग रिस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर इंटर इन द पाथवे एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज। तो किसी भी स्टेज पे कोई दूसरा ऐसा सबस्ट्रेट हम अचानक से नहीं ले सकते। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ही रहेगा, कोई इंटरमीडिएट में उसके कोई चेंजेस नहीं होंगे, सबस्ट्रेट सेम ही रहेगा, ठीक है। But this kind of consumption not really valid in living system. All pathway work simultaneously and do not take place one after another। तो जो अभी हम assumptions देखे, ये अक्सर में रियलिटी में ये वैलिड नहीं है। सबस्ट्रेट हमें अलग अलग टाइप के सबस्ट्रेट मिल सकते हैं, और हमें इंटरमीडिएट स्टेज भी मिल सकता है डिफरेंट टाइप के। और फिर इसके बाद ये जो पाथवे है, ये कैसे सिक्वेंशियल है, बस असल में ऐसा होता नहीं है। ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली। ऊपर क्या बोला कि सारी पाथवे जो है सीक्वेंस में है, बट ऐसा नहीं है, सब साइमल्टेनियसली एक साथ ही वर्क करते हैं। एंड डू नॉट टेक प्लेस इन वन आफ्टर अनदर। तो ये एक के बाद एक सीक्वेंस में नहीं होते, ये साइमल्टेनियसली सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। सबसेट इंटर द पाथवे एंड विड्रॉल फ्रॉम इट एंड व्हेन नेसेसरी। सबसेट पाथवे में इंटर करेगा एंड ATP यूटिलाइज एज अ वेन नीडेड। और ATP सबसेट जो होंगे वो पाथवे में जाएंगे, और सो NADH FADH ATP का फॉर्म हो जाएगा। ये जो ATP बनेगा यही यूज होता है। एंजाइमेटिक रेट आर कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल मीन्स। तो ये जितने भी पाथवे देखा है, सब किस पे कंट्रोल है, मल्टीपल एंजाइम से ये इनमें लगे थे। यस, येट इट इज़ यूजफुल टू डू एक्सरसाइज, अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ लिविंग सिस्टम इन एक्सट्रैक्शन एंड स्टोरिंग एनर्जी। एनर्जी है
एनर्जी स्टोर रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब एक्सरसाइज करते हैं या हमें किसी भी या एक्शन के लिए हमें क्या ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। Hence, net gain ATP 30 ATP molecule during aerobic respiration of 1 glucose molecule of glucose। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हम ATP से जो स्टोर है उससे एनर्जी क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नाउ लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो एनारोबिक कंडीशन में हुआ था उसमें और एरोबिक कंडीशन में रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस हुआ। फर्मेंटेशन अकाउंट फॉर ओनली पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वेरीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीटली डिग्रेड ऑफ CO2 एंड वाटर। तो जो फर्मेंटेशन में है ये इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन है, तो इसमें क्या हुआ, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, ठीक है। क्या बनाएंगे, या तो अल्कोहल बना लेंगे या तो लैक्टिक एसिड बना लेंगे। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, कंप्लीट रेस्पिरेशन होगा और CO2 एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन फर्मेंटर्स देयर नेट गेन ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो फर्मेंटेशन में 2 ATP का फॉर्मेशन होगा, जबकि एक ग्लूकोज है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें बहुत सारे ATP 30 ATP का फॉर्मेशन होने वाला है। NADH ऑक्सीडाइज टू NAD प्लस rather slowly in fermentation. However, reaction is very vigorous in case of एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये NADH जो है इसमें क्या हुआ, NADH जो कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस में जब ऑक्सीडेशन होता है, ये स्लो स्टेप में होता है, मतलब स्लो रेट पे होता है फर्मेंटेशन में, और यही फास्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये सारा डिफरेंस है, ठीक है। अब हम एम्फीबोलिक पाथवे देखते हैं। व्हाट इज द एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे मतलब ब्रेक डाउन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म साथ में हो। जब ग्लूकोज इज फेवर्ड सबस्ट्रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो ग्लूकोज ही वो सबस्ट्रेट है जो रेस्पिरेशन में जाता है। आल कार्बोहाइड्रेट आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे यूज फॉर रेस्पिरेशन। तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो भी रेस्पिरेशन पे जाएंगे एज ए सबस्ट्रेट, लेकिन पहले वो कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज में। अदर सबस्ट्रेट कैन आल्सो रेस्पायर्ड एज हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर। बाकी सबस्ट्रेट भी जो हैं वो भी क्या होंगे, रेस्पिरेशन में एज अ सबस्ट्रेट यूज होंगे, जैसे लिपिड प्रोटीन ये सब भी यूज होंगे, ठीक है। बट दे डू नॉट इंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट फर्स्ट स्टेप। सब मतलब जो भी हम फूड की तरह इंटेक करते हैं तो सब जाएंगे रेस्पिरेटरी पाथवे में, लेकिन जो पहला स्टेप है सबका क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट सबसेट इन द रेस्पिरेटरी पाथवे फैट्स, तो डिफरेंट रेस्पिरेटरी पाथवे देखने को मिलेगा अगर सबसेट डिफरेंट है। तो फैट वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फर्स्ट। तो अगर फैट हमने एज अ फूड इंटेक किया तो वो भी एज अ सबसेट की फॉर्म में यूज होंगे रेस्पिरेशन में, लेकिन उससे पहले वो किस में ब्रोक डाउन हो जाएंगे, पहले वो ब्रोकन होके ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये फैटी एसिड क्या होंगे, respired, they would first to degraded into acetyl coenzymes and enter the pathway। तो ये फैटी एसिड पहले क्या किस में कन्वर्ट होंगे, एसिटाइल कोएंजाइम A, फिर इसके बाद वो क्रेब्स साइकिल के थ्रू कॉमन पाथवे में रेस्पिरेशन में चले जाएंगे। ग्लिसरॉल वुड इंटर द पाथवे बीइंग कन्वर्टेड टू PGA। और ग्लिसरॉल जो है PGA में जो ग्लाइकोलिसिस देखे थे हमने उसमें इंटर करेगा, इसके बाद उसके आगे से रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये मतलब कन्वर्ट होने लगेगा। प्रोटीन वुड बी डिग्रेडेड प्रोटीएज एंड इंडिविजुअल अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन जो है वो डिग्रेड होके प्रोटीएज एंड अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर वुड इंटर द पाथवे एट सम स्टेज विद इन द क्रेब्स साइकिल इवन पायरुवेट ऑन एसिटाइल कोएंजाइम से। तो जो भी प्रोटीन होगा उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से वो या तो वो क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा या तो पायरुवेट के बाद वो जाएगा लिंक रिएक्शन में, या एसिटाइल कोएंजाइम के बाद बनेगा जो जाएगा क्रेब्स साइकिल में। सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट्स और रेस्पिरेटरी प्रोसेस हैड ट्रेडिशनली बीन कंसीडर कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड द रेस्पिरेटरी पाथवे एज अ कैटाबॉलिक पाथवे। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट जो भी सबस्ट्रेट है उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है।
इसका स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन होने लगता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस या कैटाबॉलिक पाथवे। By this understanding, correct, we discuss about at which point in the respiratory pathway different substrate would enter if they were to be respired and used to derive energy. तो जो अभी इसमें क्या पॉइंट बताया रेस्पिरेटरी पाथवे में, जब डिफरेंट सब्सटेंस रेस्पिरेटरी पाथवे में इंटर करेंगे तो क्या करेंगे, वो क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो एनर्जी उनसे डिराइव्ड होगी, वो चाहे जो भी सब्सटेंस हो। अगर वो रेस्पिरेशन में गए तो क्या एनर्जी, वी गेट एनर्जी। व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट दिस वेरी कंपाउंड वुड बी withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of said substrate। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये पता चला कि जो कुछ रेस्पिरेटरी पाथवे में जो सब्सटेंस है या सबस्ट्रेट है उसका यूज करके हम कंपाउंड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो इससे पता ये चलता है कि जो रेस्पिरेशन है उसमें कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों चीज़ देखने को मिलता है। जैसे कोई फैटी एसिड है उसको ब्रेक डाउन करके एसिटाइल एंजाइम में कन्वर्ट कर दिए, इसके बाद उसको रेस्पिरेटरी पाथवे में उसको एज अ यूज किया गया रेस्पिरेटरी पाथवे में। बट जब कोई ऑर्गेनिज्म नीड टू सिंथेसाइज फैटी एसिड, अगर किसी को फैटी एसिड का फॉर्मेशन करना है, एसिटाइल कोएंजाइम्स वुड बी विड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर इट। तो अगर फैटी एसिड का फॉर्मेशन करना है तो एसिटाइल कोएंजाइम जो रेस्पिरेटरी पाथवे में है उसको निकाल के हम फैटी एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, इसको बोले एनाबॉलिज्म। अगर कैटाबॉलिज्म में हमने क्या देखा, फैटी एसिड को ब्रेक डाउन कर दिए एसिटाइल कोएंजाइम्स में। तो ये दोनों क्या है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। हेंस रेस्पिरेटरी पाथवे कम इनटू द पिक्चर ऑफ बोथ ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो इससे क्या पता चला, रेस्पिरेटरी पाथवे में जो सबस्ट्रेट आए वो उनका ब्रेकडाउन भी हम कर सकते हैं या उनकी सिंथेसिस भी कर सकते हैं। जैसे फैटी एसिड की देखिए, एक बार फैटी एसिड को हम ब्रेकडाउन करके एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किए और एक बार हम एसिटाइल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सिमिलरली ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टू, इसी तरह प्रोटीन का भी हम या तो ब्रेकडाउन करें या तो सिंथेसिस करें रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट टू फॉर्म द लिंक। तो ये जो सबस्ट्रेट होंगे ये रेस्पिरेटरी पाथवे के इंटरमीडिएट में कहीं तो लिंक करेंगे। ब्रेकडाउन द प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस इज, अगर ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसी सबस्ट्रेट का तो उसको क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। अगर सिंथेसिस कर रहे हैं तो एनाबॉलिज्म। बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व बोथ एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, इट वुड बी हेंस बेटर टू कंसिडर रेस्पिरेटरी पाथवे एज एम्फीबॉलिक पाथवे। तो एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों देखने को मिल रहा है, इसीलिए रेस्पिरेटरी पाथवे क्या है, एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया गया है, तीन ऐसे सबस्ट्रेट लिए गए हैं, जैसे फैट्स लिया गया है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो पहले रेस्पिरेटरी पाथवे, कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें इनमें हो रही है वो देखो। तो जो अमाइनो फैटी एसिड है, फैट्स है, वो कन्वर्ट होगा पहले फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। इस तरह से वो पहले क्या बना लेगा, पायरुविक एसिड। जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन होगा और जाएगा पायरुविक एसिड में। तो एक चीज़ इसमें बोलता है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है इनका जो कॉमन पाथवे है रेस्पिरेटरी का वो है पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड के थ्रू ये रेस्पिरेटरी पाथवे में इंटर करेंगे, जबकि फैटी एसिड जो है वो कहाँ पे इंटर कर रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम से। तो एक स्टेप आगे ये है ना फैट्स। तो इसके अगर तीनों का कॉमन पाथवे हम देखेंगे तो इस हिसाब से एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा, जिसमें तीनों का कॉमन पॉइंट होगा टू इंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे। ठीक है, ये याद रखना, जो कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन का कॉमन पाथवे जो होता है टू इंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे, इट इज पायरुविक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू क्या होगा, फैट जो है इंटर करेगा रेस्पिरेटरी पाथवे में। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है। लेट अस
look at another aspect of respiration. As you know, during the aerobic respiration, जब aerobic respiration होता है तो O2 इनसाइड लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, तो इसके रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट. O2 रेशियो ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड इन द रेस्पिरेशन. तो कितना कंज्यूम किया, कितना इवॉल्व किए, रिलीज किए कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इसे ही क्या बोले, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट. रेस्पिरेटरी क्वोशेंट डिपेंड ऑन द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यूजिंग ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट किस पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे, कौन सा सबस्ट्रेट यूज हुआ रेस्पिरेशन में. जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट एज ए यूज हुआ रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या होगा, 1 होगी. याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कितना होता है, 1 होता है. ठीक है, इसमें CO2 एंड O2 जो है इक्वल अमाउंट में है, और इक्वल इवॉल्व एंड कंज्यूम, मतलब एक अगर कंज्यूम हुआ तो एक क्या होगा, रिलीज होगा. तो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट 1 होगा कार्बोहाइड्रेट का. फिर जैसे यहाँ पे ग्लूकोज है, देख रहे हो, कार्बोहाइड्रेट को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं या फ्रक्टोज में, फिर इसका देखो यहाँ पे बना, तो कितना 6/6. ठीक है, तो कितना इवॉल्व हुआ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 ऑक्सीजन, और इस तरह से 1 मिला. अगर फैट्स हुए तो उसमें रेस्पिरेटरी क्वोशेंट 1 से कम होगा. जैसे यहाँ पे फैटी एसिड ट्राईपार्मिटीन में देखो का एग्जांपल देखो, यहाँ पे दिया है. इसमें कितना CO2 निकला, 102 और 145 ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुआ. तो इससे क्या हुआ, 0.7. तो 1 से कम है. फैट्स में 1 से कम रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता है, दैट इज 0.7. प्रोटीन का जो होता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट 0.9. तो एक चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा किसका हमने देखा, कार्बोहाइड्रेट का होता है. फिर इसके बाद किसका होता है, फिर इसके बाद प्रोटीन का होता है जिसका 0.9 है. फिर इसके बाद रेस्पिरेटरी क्वोशेंट हमने फैट का होता है, सबसे कम फैट का होता है. और कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा किसका होता है पता है, ऑर्गेनिक एसिड का. ऑर्गेनिक एसिड का 1 से ज़्यादा ही होता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, याद रखना. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्टेंस मोर देन 1 प्योर प्रोटीन और फैट्स आर नेवर बी यूज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्टेंस. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है उनमें क्या है, जो प्योर प्रोटीन या प्योर फैट जो होता है वो रेस्पिरेटरी सबस्टेंस में यूज नहीं होता है. तो हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश्ड हो चुका है. होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है. इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.